हम अकाल के विषय में ज़रा सा कुछ पढ़ेंगे। आइए देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश काल में अकाल व अकाल नीति से संबंधित कुछ प्रश्न सबसे पहले देख लीजिए। जैसे इस बार रिसेंटली यूपीएससी ऑप्शनल में 2022 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अकाल केवल अनाज की कमी ही नहीं बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम थे। ये इसी बार पूछा है। एक प्रश्न का टाइप ये बन सकता है कि ब्रिटिश दुर्भिक्ष नीति का मूल्यांकन करें। ठीक, एक टाइप का ये प्रश्न बन सकता है कि ब्रिटिश काल में दुर्भिक्ष यानी अकाल ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। ठीक, आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। जैसे एक प्रश्न क्या बन सकता है बच्चों, देखिए, ब्रिटिश काल में ग्रामीण जीवन की एक विशेषता थी, ब्रिटिश काल में ग्रामीण जीवन की एक विशेषता थी बारंबार दुर्भिक्ष। हो सकता है आपको देखने में लगे कि सारे प्रश्न एक जैसे हैं, लेकिन इनमें कुछ न कुछ लिखने के क्रम में बच्चों अंतर आएगा, और वो धीरे धीरे जब मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इनमें क्या अंतर है। अभी मेरा पहला टारगेट है कि आपको अकाल की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि अकाल मतलब आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने कई डेफिनीशन निकाल के रखे हैं, वो इधर उधर की डेफिनीशन है, एक डेफिनीशन यूएन की भी है। वो सारी डेफिनीशन दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आखिर आपको दिमाग में क्या सेट करना है कि अकाल मतलब आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आइए कुछ डेफिनीशन को पहले देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहली फर्स्ट डेफिनीशन एक लिखी है, अ लैक ऑफ फूड। देखिए क्या लिखा है, अ लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक क्या है, भोजन की कमी, इन अ लार्ज एरिया, ध्यान दीजिए, इन अ लार्ज एरिया दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ मैनी पीपल। मतलब एक लंबे समय तक एक बड़े एरिया में अगर भोजन की उपलब्धता कम हो जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाए तो उसे अकाल कहते हैं। ठीक, एक दूसरी भी डेफिनेशन बच्चों मैंने ली है। देखिए, सभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन सबका जिस्ट मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे इस डेफिनेशन को देखिए, अकाल भोजन की व्यापक कमी है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, फसल की विफलता, व्यापक गरीबी, अब आगे देखिए जरा सा, व्यापक गरीबी, आर्थिक तबाही, सरकारी नीतियों सहित कई कारकों के कारण होते हैं। ये एक दूसरी डेफिनेशन है बच्चों। अब एक डेफिनेशन मैंने यूएन रिफ्यूजी एजेंसी की भी ली है, उसके अनुसार व्हाट इज़ फेमाइन। तो आइए इसको भी देखने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ फेमाइन, जरा सा इसको देख लेते हैं। अंतिम में बच्चों मैं समराइज करूंगा इसको, अभी आप सिर्फ देखने की कोशिश करिए। तो फेमाइन इज अ सिचुएशन, फेमाइन मतलब अकाल होता है बच्चों। फेमाइन इज अ सिचुएशन इन विच, जानबूझ के मैंने इसको अलग कर दिया है, अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री और रीजन, यानी फेमाइन एक दशा है जिसमें एक अच्छी खासी किसी देश की जनसंख्या की मात्रा, जरा समझिएगा, आर अनेबल टू एक्सेस एडिक्वेट फूड, यानी पर्याप्त भोजन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होती, रिजल्टिंग इन, उसका रिजल्ट क्या होता है, वाइड स्प्रेड एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, मतलब व्यापक स्तर पर वृहद कुपोषण, एंड लॉस ऑफ लाइफ बाय स्टारवेशन एंड डिसीज, और जीवन की क्षति होती है भूख और बीमारी के कारण। देखेंगे तो मोटी मोटी बात इसमें भी वही है। ठीक, आगे इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है बच्चों, जरा सा इसको आप देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप सिर्फ अकाल को समझिए। While many countries worldwide face food security crisis, यानी पूरी दुनिया में कई देश वर्ल्ड वाइड फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य संकट झेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर जगह कह दें अकाल पड़ गया। ध्यान से समझिएगा, फेमाइन इज ओनली डिक्लेयर्ड, अकाल तभी घोषित किया जाता है व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट, जब कुछ दशाएं, कुछ कंडीशंस पूरी होती हैं। अब आगे उन्हीं दशाओं के बारे में वर्णन है बच्चों, आगे आइए देखते हैं क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द यूनाइटेड नेशंस यूजेस अ 5 फेज स्केल,
नोन एज द इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। ये एकदम नहीं रटने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बस समझिए कि यूनाइटेड नेशन क्या करता है, एक 5 फेस का स्केल बनाता है किसी भी कंट्री टू एसेस अ कंट्रीज फूड सिक्योरिटी सिचुएशन, ठीक। और अब अकाल क्या होता है, हाईएस्ट ऑन द आईपीसी स्केल, फेज 5। ऐसे समझिए यूनाइटेड नेशन ने बच्चों क्या बना रखा है, ऐसे 5 फेजेस बना रखे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे। पांचवी जो कंडीशन है अगर वो फुलफिल होगी तो उसको यूनाइटेड नेशन क्या कहेगा, अकाल। अब वो पांचवी कंडीशन है क्या बच्चों, जरा सा इसको हम यहाँ देखते हैं। यानी क्या हो कि हम कहें कि वहाँ पे अकाल है। ध्यान दीजिएगा, एट लीस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन फेस एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज। यानी प्रत्येक 5वां व्यक्ति, 20% का मतलब प्रत्येक 5वां व्यक्ति के पास एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज हो, प्लस ध्यान दीजिएगा एक्यूट मैल न्यूट्रिशन रेट एक्सीड 30%। यानी प्रत्येक तीसरा व्यक्ति मैल न्यूट्रिशन या कुपोषण का शिकार हो, एंड प्लस 2 out of 1,000 पीपुल डाई फ्रॉम स्टारवेशन ऑन डेली बेसिस। यानी डेली समझिएगा 1,000 प्रति 1,000 लोगों पे 2 लोग मर रहे हों। यानी जरा समझिए, इस यूएन की डेफिनीशन के हिसाब से जरा सा मैं आपको बताऊं कि 3 कंडीशंस मेट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। वो क्या क्या है, प्रत्येक 5वां व्यक्ति के पास एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज हो, प्रत्येक तीसरा व्यक्ति मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो, और डेली बेसिस पे प्रति 1,000 2 लोग मर रहे हों। यानी अगर वहाँ की संख्या 10,000 है तो 20 लोग मर रहे हों डेली, ठीक। अब आपको एक थोड़ा सा हैरान करने वाली बात बच्चों बताता हूँ, जो मैं अगले वीडियो में बेसिकली कवर करूँगा, लेकिन आप यहाँ जरा सा उसको समझिए। बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ष 1943 में बंगाल में जो अकाल आया था उसमें प्रति हफ्ते कितने लोग मर रहे थे? शायद आपको जानकर हैरानी होगी बच्चों, आपको यकीन नहीं होगा। आगे के वीडियो में मैं चीज़ें कवर करूँगा दूसरे पार्ट में, अभी फेमाइन वाले। ये ज़्यादा लंबा ना हो, शॉर्ट रहे, इसीलिए इसमें सिर्फ अकाल के कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बंगाल फेमाइन में क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप जानते होंगे SOS, जिसको मैंने आपको बताया है, का संसद में बयान है 1,000 लोग, जबकि बंगाल का गवर्नर क्या कह रहा था, 2,000 लोग। और मज़े की बात क्या है बच्चों की, अगर वास्तविक संख्या देखेंगे तो ये वास्तविक संख्या 10,000 लोग थे। कुल 13 लाख लोग भूख से मर गए, यह सरकारी आंकड़ा है। वैसे मरे थे 30 से 40 लाख लोग, मैं आगे बताऊंगा। दूसरा पार्ट होगा बंगाल के अकाल पर, 1943 में जो बंगाल का अकाल पड़ा, और वो भी अमर्त्य सेन का बच्चों एक शोध है, एक रिसर्च पेपर है, पॉवर्टी एंड फेमाइन। उसी को मैं दूसरे पार्ट में कवर करूंगा ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक बच्चों। अमर्त्य सेन का शोध 1993, जिस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने लिखा है आपको, ठीक। अब आते हैं अंतिम में जिस्ट पे। अब जिस्ट क्या है जरा समझिए, ध्यान से देखिए। उपरोक्त सभी परिभाषा का मूल क्या है, और क्या बात आपको अपने दिमाग में बिठाना है, समझिएगा ध्यान से। मूल क्या है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता का कम होना। समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, लंबे समय तक प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता का कम होना, जिसके कारण वहाँ व्यक्तियों में कुपोषण व मृत्यु होती है। यानी मैल न्यूट्रिशन और डेथ का लोग शिकार हो जाते हैं, उसको अकाल कहते हैं, अकाल जैसी दशाएं कहते हैं। अब बच्चों देखिए, प्रश्न उठता है कि कहीं भी खाद्यान्न की उपलब्धता कम क्यों होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं भी खाद्यान्न की उपलब्धता कम क्यों होती है। अब बेसिकली अभी तक हम जनरल बात डिस्कशन कर रहे थे, सिर्फ मैं बताना चाह रहा था कि अकाल का कॉन्सेप्ट क्या है। समझिए, अकाल का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। अब मैं ब्रिटिश स्पेसिफिक सेंस में चलूँगा जरा सा, आप जनरल सेंस में भी उसको समझ सकते हैं, ब्रिटिश स्पेसिफिक सेंस में समझेंगे कि प्रश्न उठता है कहीं भी खाद्यान्न की उपलब्धता कम क्यों होती है। जरा सा इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। आइए जरा सा, मैंने एक चार्ट बनाया है, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए जरा सा इस चार्ट को बच्चों देखिए, आप समझ जाएंगे। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो जाए,
इसके दो मुख्य कारण हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो जाए। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए ले लूँ, कहीं 50 व्यक्ति हैं, मान लीजिए 50 व्यक्ति, और इन 50 के लिए मान लीजिए 50 केजी अनाज है, यानी प्रति व्यक्ति 1 केजी। तो अब खाद्यान्न उपलब्धता कम कैसी होगी, यानी ये 50 केजी कैसे कम हो जाएगा, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक संभावना है कि उत्पादन कम हो जाए, समझिएगा। तो अगर उत्पादन कम हो गया, जैसे मान लीजिए 50 केजी की जगह 25 केजी उत्पादन हो गया बच्चों, तो आप समझ ही रहे हैं कि प्रति व्यक्ति अब आधा केजी अनाज मिलेगा, जो कि पहले 1 केजी था। ठीक, तो एक संभावना क्या है, उत्पादन कम हो जाए। दूसरी संभावना क्या है, जरा समझिए, कि उपभोक्ता या व्यक्ति बढ़ जाएं। समझिए, जैसे मान लीजिए 50 की जगह अगर 100 व्यक्ति हो गए और अनाज 85 किलो है, तब भी प्रति व्यक्ति आधा किलो हो जाएगा। यानी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कम होती है, इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, उत्पादन कम हो जाए, दूसरा उपभोक्ता बढ़ जाए। ठीक, अब देखिए, उत्पादन कम होने के क्या कारण बच्चों, एक हो सकता है प्राकृतिक और दूसरा ह्यूमन इंड्यूस्ड, मानव जनित। और मानव क्या, यहाँ हम ब्रिटिश जनित, ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड कॉज को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब प्राकृतिक में आप जानते हैं, बाढ़, सूखा, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ गौर करिएगा कि ये दशाएं तो ब्रिटिशों के पहले भी थीं। ठीक, यानी प्राकृतिक कारणों से उत्पादन कम होता था ब्रिटिशों के पहले भी। लेकिन ब्रिटिशों ने क्या किया, जरा समझिए। अब समझिए ब्रिटिशों ने क्या किया, जिसको हम मानव जनित में देखेंगे। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को कम कर दिया। कैसे? कृषि की वाणिज्यीकरण की नीति लागू करके। यानी अब वाणिज्यिक फसलों को उगाया जाने लगा, यानी गन्ना, कॉफ़ी, जूट, अफीम, इस तरह की फसलें। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कम हो गया बच्चों, मतलब गेहूं, चावल, इस तरह की फसलें खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। और ये जो फसल है वो क्या कहलाती है, वाणिज्यिक फसलें कहलाती हैं। बच्चों जरा समझिए, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए मैं क्या कह रहा था, सॉरी, एक मिनट बच्चों, देखिए थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि ये खाद्यान्न फसलों की उपलब्धता, ठीक है बच्चों, देखिए जरा सा वीडियो में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, ज़रा ध्यान दीजिए। मैं क्या कह रहा था, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं बेसिकली, मैं कह रहा था कि एक, उत्पादन कम होने का एक कारण तो प्राकृतिक है, दूसरा कारण मानव जनित है, स्पेशली ब्रिटिशों ने कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। वाणिज्यीकरण का मतलब वाणिज्यिक फसलों को, कैश क्रॉप्स को उगाने को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कम हो गया। तो यानी इनके कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति के कारण ऐसा हुआ। अब दूसरा ध्यान दीजिए, किसानों के लिए कृषि फायदेमंद न हो, इसके कारण भी उत्पादन कम हो सकता है। और ये क्यों हुआ, ब्रिटिशों की भू राजस्व नीति के कारण। ठीक, तो जरा समझिएगा, यानी ब्रिटिशों की नीति, स्पेशली दो, कृषि के वाणिज्यीकरण और भू राजस्व नीति, जिसको बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया है, इन दोनों के कारण क्या हुआ, उत्पादन कहीं ना कहीं खाद्यान्न फसलों का कम हुआ। तो जब उत्पादन कम हुआ तो बट ऑब्वियस है प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो जाएगी। अब जरा दूसरा कारण देखते हैं, उपभोक्ता बढ़ जाए या व्यक्ति बढ़ जाए। बच्चों, इन्होंने बहुत ही प्लान्ड तरीके से हमारे हस्तशिल्प का पतन कर दिया। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत प्लान्ड तरीके से हमारे हस्तशिल्प का पतन कर दिया। देखिए मैंने आपको हस्तशिल्प के पतन में विस्तार से बातें बताई हैं। ठीक, अब हस्तशिल्प के पतन का परिणाम क्या हुआ कि जो शहरों में, यानी जो शहरी हस्तशिल्प थे, वहाँ से लोग जब बेरोजगार हो गए, वहाँ उनके रोजगार छिन गए, तो वो कहाँ आ गए, गांव की ओर पलायन करके आ गए। और मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए गांव में 50 लोग हैं और शहरों से भी 50 आ गए, तो बट ऑब्वियस है अब गांव में कितने हो गए, 100। तो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ गई। इतना ही नहीं बच्चों, ग्रामीण शिल्प का भी पतन हुआ और गांव में जो लोग ग्रामीण शिल्प से जुड़े हुए थे वो भी कृषि की ओर आ गए। जरा ध्यान से समझिए, मतलब उनका पेशा छिन गया, वो कृषि की ओर आ गए। और जब कृषि पे आ गए तो प्रति व्यक्ति भूमि पर जो आश्रित हैं लोग, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। और ये जब कृषि से जुड़े बच्चों, तो पहले
कृषि श्रमिक के रूप में जुड़े कि भाई श्रमिक ही बन जाते हैं, कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, और अंततः कृषक दास में इनकी स्थिति तब्दील हो गई। कुल मिला के मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ब्रिटिशों की नीतियों के कारण, औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के कारण, कृषि के वाणिज्यीकरण, भू राजस्व की नीति, हस्तशिल्प के पतन के कारण क्या हुआ, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो गई या अकाल जैसी दशाओं का निर्माण हुआ। अब देखिए आगे आपको जरा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों, देखिए जरा सा इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्या, देखिए जरा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे कहा जाए, जो मैंने यहाँ लिखा है देखिए निष्कर्ष, ध्यान से समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि ब्रिटिश काल में अकाल की परिस्थितियां क्रिएट करने में ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां जिम्मेदार थीं, तो आप समझ लीजिए ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां भी कौन कौन सी, कृषि का वाणिज्यीकरण, भू राजस्व नीति, हस्तशिल्प का पतन, ये सब जिम्मेदार थीं। लेकिन क्या सिर्फ अकाल की परिस्थितियां ही कहीं पर कैजुअलिटी का कारण बन सकती है? नहीं, कतई नहीं। ब्रिटिश अकाल नीति की अपर्याप्तता, अगर ब्रिटिशों ने प्रॉपर तरीके से बच्चों अकाल की नीति बनाई होती, उसको लागू किया होता, उसको क्रियान्वित किया होता, तो शायद इतनी कैजुअलिटी ना हुई होती। ठीक, मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो जब इस तरह के प्रश्नों को हम डील करेंगे तो दो डायमेंशन में डील करेंगे। एक क्या डील करेंगे, एक डायमेंशन में हम ये बताएंगे कि ब्रिटिशों ने क्या किया, अकाल की परिस्थितियों का निर्माण किया अपनी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों से, और दूसरा उन्होंने कोई अकाल की ऐसी नीति नहीं बनाई या सक्रिय तौर पर सरकारी समर्थन नहीं दिया जिससे कि कुछ कैजुअलिटी कम हो सकती। यानी दोनों मिलाकर हम निष्कर्ष क्या बताएंगे कि जो ब्रिटिश काल में अकाल थे बेसिकली ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड थे। जरा समझिएगा, तो ये मोटी मोटी बात दिमाग में रखिएगा। अब जो अगला बच्चों वीडियो मैं बनाऊंगा अकाल से संबंधित, वो अमर्त्य सेन वाला 1943 के अकाल पे बनाऊंगा। उसको जानने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनेगी। उससे नोट्स वगैरह मत बनाने लगिएगा, बस उसको टी टाइम में एंजॉय करिएगा आप।